दोस्तों 4 साल की मासूम बच्ची होती है। उस मासूम बच्ची की अचानक रात में नींद खुल जाती है। जब उसकी नींद खुलती है और वो देखती है कि अपने आजू बाजू में उसके मम्मी पापा नहीं है, उन्हें देखने के लिए जब वो अपने कमरे से बाहर निकलती है, उस सामने का दृश्य देखकर काफ़ी डर जाती है। वो देखती है कि उसके पापा उसके मम्मी के शरीर के चाकू से छोटे छोटे टुकड़े कर रहे थे। वो देखकर वो रोने लगती है। उसके पापा को इस बात का थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी 4 साल की बेटी ये सब देख रही है। ये देखने के बाद वो हड़बड़ा के वहाँ से उठ जाते और उस बच्ची को अपने कमरे में लेके जाते और उसे वहाँ पे दूध पिलाकर वापस सुला देते। उसके बाद अपनी ही पत्नी के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर कर पॉलीथीन की थैली में भरकर फ्रिज में रख देते और वैसे अगले 2-3 दिन में शहर के अलग अलग जगह पे जाकर वो फेंकवा देते। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल भाऊ की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और वीडियो को लाइक करने से आप तक नई नई सच्ची कहानी पहुंचाने में हमें काफ़ी खुशी होती है और हमारा हौसला काफ़ी बढ़ जाता है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है राजस्थान के एक शहर आर्यनगर की। दिवाली का टाइम था, हर जगह पे पटाखे फोड़े जा रहे थे, हर जगह पे खुशी का माहौल था। उसी बीच एक शख्स पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और कॉल कर कर बोलता है कि मैं एक आर्यनगर के कॉलोनी से बोल रहा हूँ और मुझे एक पन्नी दिखाई पड़ी है, उस पन्नी में एक महिला का पैर दिख रहा है, प्लीज सर आप जल्दी आ जाइए। इसके बाद पुलिस तुरंत घटनास्थल पे पहुंचती है और जब वो पैर प्लास्टिक के पन्नी से निकाला जाता है तो वो पैर पूरी तरह से जला हुआ था और उस पैर में एक बिछुआ पहना था। तो पुलिस प्राथमिक अंदाज लगा लेती है कि ये एक महिला का पैर है और ये जो महिला है एक शादीशुदा महिला है। इसके बाद पुलिस अपने जिले के हर पुलिस थाने में इसकी खबर दे देती है और 29 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक जितने भी लोग लापता हुए उन सब की एक सूची बनाई जाती है, लेकिन इन सूची में उस महिला की पहचान लायक कोई भी केस नहीं रहता। इसके बाद पुलिस आर्यनगर के हर सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, लेकिन पुलिस को उसमें भी कुछ हासिल नहीं होता। उसके बाद पुलिस इस केस के हत्यारे तक पहुंचने के लिए एक तरकीब निकालती है और ये तरकीब ये थी कि आर्यनगर के हर इलाके में अलग अलग टीम बनाकर हर घर जाकर कोई आपके घर से महिला तो गायब नहीं, इसकी जानकारी लेने की पुलिस कोशिश करती है। और इसी में एक घर पर पुलिस पहुंचती है और वो घर जो था वो योगेश का था। पुलिस योगेश से पूछती है कि इस घर में कौन कौन रहता है। तब योगेश बताता है कि इस घर में मैं, मेरी पत्नी और मेरी 4 साल की एक बेटी रहती है। तो पुलिस उसके पूछती है कि तुम अपनी पत्नी को बुलाओ। तभी योगेश बोलता है कि हमारी घर के हालात ठीक नहीं है और मेरी पत्नी किसी और के घर पर काम के लिए भी जाती है और वो अब तक आई नहीं है। तभी पुलिस उससे पूछती है दिवाली का टाइम है और इन दिनों कौन काम करता है। तभी योगेश पुलिस को बताता है कि सर हम गरीब परिवार से है, हमारे लिए सब दिन एक जैसे होते हैं, दिवाली रहे या कोई आम दिन रहे, हमें रोज ही काम करना पड़ता है। ये बात सुनकर पुलिस भी वहां से चले जाते, लेकिन पुलिस को उसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। तभी पुलिस रिकंफर्म करने के लिए शाम को वापस उसके घर पे आते हैं। जब पुलिस उनके घर पे आते तो घर पे ताला लगा हुआ था। जब पुलिस उसके पड़ोसी से पूछते कि घर में ताला क्यों लगा हुआ है, तो उसके पड़ोसी बोलते कि सर सवेरे कोई पुलिस वाले आए थे और योगेश की पूछताछ कर रहे थे। पूछताछ होने के बाद थोड़े टाइम के बाद योगेश अपने 4 साल की बच्ची को लेकर इस कमरे को ताला मारकर वहां से चला गया और उसके साथ उसकी पत्नी भी नहीं थी। इसके बाद पुलिस को यकीन हो जाता है कहीं ना कहीं ये योगेश की पत्नी है और इसका हत्यारा योगेश ही है। उसके बाद पुलिस पड़ोसी से उसका नंबर ले लेती है और उसका नंबर सर्वेलेंस पे डाला जाता है। जब उसका नंबर सर्वेलेंस पे डाला जाता है तो पुलिस को पता चलता है कि यह नंबर अभी स्विच ऑफ है और दूसरे दिन उसका मोबाइल ऑन हो जाता है और उसका लोकेशन हरियाणा के एक शहर के एक घर का होता है। इसके बाद पुलिस जब हरियाणा के उस घर पर पहुंचती है और घर पर पहुंचने के बाद उस घर का दरवाजा एक महिला खोलती है और जब उस महिला से पूछा जाता है कि योगेश यहाँ आया है क्या और योगेश तुम्हारा कौन है, तभी वो महिला बताती है कि योगेश मेरा मामा है और मेरा नाम सुनीता है। योगेश मामा कल रात को ही मेरे घर पर आए थे और वो अपने 4 साल के बच्ची के साथ आए हुए, और आप लोग क्यों योगेश मामा को ढूंढ रहे हो। तभी पुलिस वाले बताते हैं कि तुम्हारे योगेश मामा ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर कर उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर कर आर्यनगर के अलग अलग जगह पे फेंक कर यहाँ तुम्हारे पास आया है। तभी पुलिस योगेश को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस थाना लेकर जाती है। इसके बाद पुलिस योगेश से सख्ती से पूछताछ करती है। तभी योगेश आगे बताता है कि 2011 में हमारी शादी हुई थी, मैं और आरती दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे, जिससे हमारी पहली बेटी होती है। उसके बाद घर का खर्चा इतना बढ़ जाता है कि मेरे अकेले कमाने से घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था। इसके लिए मजबूरन आरती को भी काम करना पड़ रहा था। आरती लोगों के घर पे जाके काम करती थी और आरती का एक स्वभाव था, उसे लोगों के साथ बातचीत करना काफ़ी अच्छा लगता था और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आरती को कितनी बार भी समझाने के बाद भी आरती नहीं मान रही थी। इस वजह से हम दोनों के बीच में अक्सर झगड़े होते थे। ऐसे 2-3 साल निकल जाते।
ऐसे 29 अक्टूबर के दिन भी हम दोनों की लड़ाई चल रही थी और लड़ाई इतनी आगे बढ़ जाती है कि मैं तेल का कैन आरती के ऊपर डालकर उसे आग लगा देता हूँ। उसमें आरती मर जाती है। जब आरती मर जाती है तो उसके जब मैं शरीर के टुकड़े कर रहा था तभी मेरी 4 साल की बच्ची ये सब देख लेती है। मुझे इसकी कोई खबर नहीं थी कि मेरी बच्ची ये सब देख रही है। उसके बाद मैं उसे दूध पिलाकर वापस सुला देता हूँ और उसके बाद चाकू से आरती के छोटे छोटे टुकड़े करता हूँ और उसे पन्नी में भरकर फ्रिज में रख देता हूँ। कुछ टुकड़े मैंने 29 तारीख को फेंके, कुछ टुकड़े 30 तारीख को और बचे हुए टुकड़े 31 तारीख को फेंके। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये अलग अलग जगह पे फेंक दूंगा तो पुलिस मुझे कभी भी नहीं पकड़ सकती। जब पुलिस मेरे घर तक पहुंच गई तब मैं हरियाणा अपने भांजी के पास चला आया। इसके बयान के आधार पर कलम 302 के अंतर्गत योगेश के ऊपर हत्या का मामला दर्ज हो जाता है और इसके 4 साल बाद अदालत में उस मासूम बच्ची का बयान लिया जाता है और योगेश के खिलाफ जो सबूत मिलते हैं उसके आधार पर अदालत योगेश को उम्र कैद की सजा दे देती है और अब इस बच्ची की देखभाल उसके रिश्तेदार कर रहे हैं। इसी तरह की सच्ची घटनाओं के लिए हमारे YouTube चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।